डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़िशा। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको जाति का अर्थ, परिभाषा और जाति की विशेषताओं के संबंध में बताया था और मैं आपको ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था के संबंध में बता रही थी और उसके अंतर्गत मैंने जाति और आर्थिक जीवन के बारे में आपको विस्तार से बताया, जिसमें मैंने उत्पादन, उपभोग, ऋणग्रस्तता, निवास, गतिशीलता आदि संबंधित जो ग्रामीण जाति व्यवस्था है उसमें जो पाई जाती हैं विशेषताएं, उनके संबंध में जानकारी प्रदान आपको की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था को कंटिन्यू करते हुए उसके अन्य जो पॉइंट्स हैं, जो अन्य विशेषताएं हैं, उनके संबंध में जानेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ जाति तथा संयुक्त पारिवारिक जीवन। जाति तथा संयुक्त पारिवारिक जीवन, ध्यान रखिएगा, अपनी लास्ट क्लास में जो मैंने आपको जाति और आर्थिक जीवन के संबंध में बताया था, अब मैं ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था के ही अंतर्गत जाति तथा संयुक्त पारिवारिक जीवन के संबंध में बताने जा रही हूँ। जाति एक संयुक्त परिवार ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाली दो प्रमुख संस्थाएं हैं। जाति एवं संयुक्त परिवार, ये दोनों जो संस्थाएं हैं ग्रामीण जीवन को प्रभावित करती हैं और ये दोनों संस्थाएं ग्रामीणों के सामूहिक जीवन, कार्यकलापों, आदर्श व्यवहारों और मूल्यों, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति एवं विचारधारा को निर्धारित भी करती हैं। ये दोनों संस्थाएं परस्पर एक दूसरे को भी प्रभावित करती हैं। यानी एक का अध्ययन, यानी जाति और संयुक्त परिवार का अध्ययन दूसरे के संदर्भ में किया जाना चाहिए। संयुक्त परिवार में जातीय नियमों का कठोरता से पालन कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जाति सामान्यतः संयुक्त परिवारों का एक झुंड या समूह होती है। इसीलिए जाति उन परिवारों के जीवन को एक विशिष्ट ढांचे में ढाल देती है। जाति तथा शैक्षणिक जीवन। गांव में जाति व्यक्ति का शिक्षा के प्रति मनोभाव और शिक्षा के ढंग आदि को निर्धारित करती है। जाति के अनुरूप ही शिक्षा के प्रति धारणा पाई जाती है। एक ब्राह्मण बालक का धार्मिक शिक्षा के प्रति अधिक झुकाव होता है क्योंकि उसे शुरू से ही इस प्रकार का पर्यावरण मिलता है। कृषि करने वाले जातियों का झुकाव कृषि के प्रति और दस्तकारी जातियों का झुकाव उद्योग धंधों की शिक्षा के प्रति होता है, जबकि अछूत बालक शिक्षा को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। देसाई का मत है कि गांव में शिक्षा का मूल्यांकन व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक उन्नति के दृष्टिकोण से नहीं होता, बल्कि जातिगत परंपरा के अनुसार से होता है, ऐसा देसाई ने माना है। जाति तथा धार्मिक जीवन। जाति एवं धर्म का गहरा संबंध है। होकार्ट एवं सेनार्ट तो जाति की उत्पत्ति में धर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं। अनेक धार्मिक पुस्तकों में जाति की उत्पत्ति, कार्य और नियमों का उल्लेख मिलता है। निम्न जातियों को धार्मिक कर्मकांडों की मनाही होती है। नगरों में धर्म का प्रभाव चाहे कम हो रहा हो, लेकिन गांव में आज भी जाति लोगों के धार्मिक जीवन को निर्धारित करती है। जाति तथा राजनीतिक जीवन। ग्रामीण लोगों में जाति चेतना नगरों की अपेक्षा अधिक है। गांव की राजनीति भी जाति से प्रभावित है। चुनावों में लोग आमतौर पर अपनी ही जाति के व्यक्तियों के लिए प्रचार करते हैं और वोट जुटाते हैं और वोट देते हैं। गांव में जाति के आधार पर राजनीतिक संघर्ष भी देखने को मिलता है। अनेक समाजशास्त्रियों ने विभिन्न चुनावों का अध्ययन किया और ये बताया है कि मतदान व्यवहार में जाति प्रमुख भूमिका निभाती है। गांव में जातीय आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं और उम्मीदवार अपने खड़े भी किए जाते हैं। जाति और मूल्य व्यवस्था।
गांव में जाति की सामाजिक समूह के जीवन के नियमों तथा प्रतिमानों को निर्धारित करती है। गांव में जाति ही सामाजिक समूहों के जीवन के नियमों और प्रतिमानों को निर्धारित करती है। इसीलिए बहुत कुछ सीमा तक ये ग्रामीण समाज में पाए जाने वाले मूल्यों को एक आकार प्रदान करती है। नगरों की अपेक्षा गांव में सामाजिक मूल्यों पर जातिगत परंपराओं का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जाति एवं सामाजिक मूल्य व्यवस्था के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हुआ है और इस पर अध्ययन और होना भी चाहिए। जाति तथा ग्रामीण नेतृत्व। जाति ने ग्रामीण नेतृत्व को प्रभावित किया। हमने नेतृत्व वाले अध्याय जब मैंने आपको बताया उसमें ये आपको बताने, नेतृत्व का जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि गांव में नेतृत्व प्रभु जाति के हाथ में है अथवा उपजातियों के पास है, जो परंपरागत रूप से प्रभावशाली रही हैं। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का, तो उत्तर भारत में ब्राह्मण, राजपूत, जाट, यादव आदि जातियों का ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व पाया जाता है। जाति के मुखिया ही गांव में नेतृत्व संभाले हुए हैं। वह राजनीति और जाति एक दूसरे में प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैं, एक दूसरे में शामिल होती हुई दिखाई देती हैं। जातिवाद वह भावना है, ये जातिवाद के बारे में अब आपको मैं समझाने जा रही हूँ। हम जातिवाद का अध्ययन कर रहे हैं। जातिवाद वह भावना है जिसमें एक व्यक्ति समाज और राष्ट्र से अधिक अपनी जाति को महत्व देता है। ये संकुचित मनोवृत्ति का परिणाम है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति के हितों को ही सबसे ऊपर रखता है, सर्वोपरि समझता है। जातिवाद की भावना ने जातियों को संगठित व सुदृढ़ किया है। आज जाति के नाम पर हम देखते हैं कि स्कूल हैं, कॉलेज हैं, चिकित्सालय हैं, धर्मशालाएं हैं, छात्रावास हैं और अनेक संगठन जाति के नाम पर देखने को मिलते हैं। इन संस्थाओं एवं संगठनों का उद्देश्य अपनी जाति के लोगों की हित साधना है, मतलब अपनी जाति के लोगों के हितों की पूर्ति करना होता है। सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में आज जातिवाद का प्रभाव दिखाई देता है। वर्तमान में विभिन्न जातियों ने प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के संगठनों का भी निर्माण किया है और वे सामूहिक रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने तथा अपनी सामाजिक स्थिति उठाने का प्रयत्न कर रही हैं। वर्तमान समय में जहां एक और हम देखते हैं कि जातीय बंधन, और यह है कि जातीय बंधन शिथिल हो रहे हैं, वहीं हम देखते हैं कि दूसरी ओर जातिवाद की भावना प्रबल होती जा रही है। एक और तो जाति के बंधन शिथिल हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और दूसरी ओर जातिवाद की भावना प्रबल होती जा रही है। इस संबंध में मैं आपको डॉक्टर के.एन. शर्मा ने जो जातिवाद की परिभाषा दी है उसे ज़रूर बताना चाहूँगी। डॉक्टर के.एन. शर्मा के अनुसार जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न करते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर शर्मा ने जाति के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट किया है। जातिवाद में एक व्यक्ति केवल भावनाओं की दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी अपनी जाति के हित, स्वार्थ और कल्याण की बात सोचता है। जैसे शिक्षा, नौकरी, व्यापार, उद्योग, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में अपनी जाति के लोगों को ही प्राथमिकता एवं संरक्षण प्रदान करता है। इससे अन्य जातियों के प्रति जो है संघर्ष भी पनपता है। जातिवाद के विकास के कारक या कारण, वे कौन से कारण हैं जो जातिवाद को बढ़ाते हैं, उनके संबंध में भी अध्ययन करना ज़रूरी है। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कारणों में प्रमुख कारक है वैवाहिक प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में एक व्यक्ति अपना जीवन साथी अपनी उपजाति में ही चुनता है। अपनी जाति के लोगों को ही विशेष सुविधाएं प्रदान कर अपनी जाति के लोगों में ही वर वधू ढूंढे जाते हैं। ये वैवाहिक प्रतिबंध है जो जातिवाद को बढ़ाता है। दूसरा है यातायात और संदेश वाहन के साधनों का जो विकास हुआ,
उससे क्या हुआ कि विभिन्न स्थानों पर जो बिखरे हुए जाति के सदस्य थे उन्हें एक दूसरे से जुड़ने में, संपर्क में आने में सहायता मिली और जातियों ने अपने अपने संगठन बनाकर जातिवाद को बढ़ावा दिया। जजमानी प्रथा का टूटना भी जातिवाद का विकास का एक कारण है। जजमानी प्रथा में विभिन्न जातियां एक दूसरे से प्रकार्यात्मक आधार पर बंधी होती थी, एक दूसरे पर निर्भर होती थी। ये निर्भरता जो कि जजमानी प्रथा में थी वो समाप्त हो गई, जजमानी प्रथा के साथ ही समाप्त हो गई और उसके बाद प्रत्येक जाति स्वतंत्र रूप से अपने हित के प्रति सोचने लगी और अपने हित साधन में लीन हो गई। औद्योगिक विकास, नवीन व्यवसायों का जन्म हुआ। जातियों ने वंशानुगत व्यवसायों को छोड़कर, त्याग कर नवीन पेशों को, व्यवसायों को ग्रहण कर लिया। एक व्यक्ति नौकरियों आदि में अपनी जाति के व्यक्ति को ही संरक्षण प्रदान करने लगा, जिससे जातिवाद का विकास हुआ। नगरों की दशाओं ने भी जातिवाद को बढ़ावा दिया है। नगरों की जो दशाएं हैं उन्होंने भी बढ़ावा दिया है। नगरों में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, वर्गों एवं स्वार्थों से संबंधित संगठन पाए जाते हैं और इनका प्रभाव जाति व्यवस्था पर पड़ा है। जातीय आधार पर नगरों में संगठनों का निर्माण जो है वो भी जातिवाद को बढ़ाने में सहायक रहा है। राजनैतिक परिस्थितियों ने भी जातिवाद को बढ़ावा दिया है। संविधान ने निम्न और अछूत जातियों को संरक्षण प्रदान किया। इन संरक्षणों को प्राप्त करने और उच्च जातियों के शोषण से मुक्त होने के लिए भी जातियाँ संगठित हुई हैं। जो जातियाँ हैं वह संगठित हुई हैं। चुनावों में जाति के आधार पर उम्मीदवार खड़े किए जाने लगे और मतदान भी जाति के आधार पर होने लगा। रुचि उसमें बढ़ने लगी कि हमारे जाति का उम्मीदवार है, इसे वोट दें। और ये वह परिस्थितियां हैं जिन्होंने, जो अभी मैंने आपको कारण बताए हैं, परिस्थितियां हैं जो उन्होंने भारत में जातिवाद को बढ़ाया है। जातिवाद के दुष्परिणाम, जातिवाद ने जहां एक और अपने सदस्यों का हित साधना की है, यानी उनके हित में सोचा है, वहीं दूसरी ओर ये जो प्रजातंत्र के विकास में बाधक है। प्रजातंत्र के विकास में बाधक है। हम देखते हैं पंचायत चुनावों से लेकर मुख्यमंत्रियों एवं लोकसभा के चुनावों तक में जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और दिए जाते हैं। उम्मीदवार तय करते समय चुनाव क्षेत्र की बहुसंख्यक जाति को ध्यान में रखा जाता है। जातिवाद ने हमारी जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की कल्पना को धूमिल कर दिया है। प्रजातंत्र के विकास में बाधक है, संकट उत्पन्न करता है। जातिवाद ने प्रजातंत्र के लिए संकट ही पैदा नहीं किया, बल्कि श्रमिकों की कुशलता में भी बाधा पहुंचाई है। योग्य एवं कुशल व्यक्तियों के स्थान पर व्यक्ति अपनी जाति के सदस्य का चुनाव कर औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को भी हानि पहुंचाता है। नैतिक पतन, जातिवाद ने नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी है। उच्च अधिकारी जब योग्यता के स्थान पर जातिवाद की संकुचित भावना को बढ़ावा देते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि नैतिक पतन से भ्रष्टाचार पनपता है। जातिवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक रखा है। व्यक्ति सामाजिक एवं राष्ट्रीय हितों को छोड़कर अपनी जाति के हितों की ही बात करता है। जातिवाद ने संपूर्ण राष्ट्र को अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया है। जातिवाद के निराकरण के कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी। जातिवाद को समाप्त करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। कुछ लोगों का विचार है कि जाति व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए, किंतु ये सुझाव कार्य व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हुए हैं। जाति की जड़ें समाज में गहरी जमी हुई हैं। मतलब जाति को ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं है कि हम जाति व्यवस्था को ही समाप्त कर दें। इस संबंध में डॉक्टर घुरे कहते हैं कि जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाहों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, लोगों की जातीय मनोवृत्ति को परिवर्तित किया जाए और बच्चों की शिक्षण संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष एवं जाति विहीन शिक्षा प्रदान की जाए और ऐसा करने के लिए स्वस्थ जनमत तैयार करना होगा। हम इस संबंध में जातिवाद के निराकरण के उपाय के संबंध में डॉक्टर प्रभु ने भी जो विचार दिए हैं उन्हें भी जान लें।
डॉक्टर प्रभु भी उचित शिक्षा को ही जातिवाद के निराकरण का साधन मानते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर राव जाति के स्थान पर वैकल्पिक समूहों की स्थापना करने का सुझाव देते हैं। इन समूहों में लोगों की सामूहिक मनोवृत्तियों को व्यक्त करने एवं अपनी क्रियाओं को संगठित करने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन का निर्माण कर जातिवाद को दूर किया जा सकता है। श्रीमती इरावती कर्वे का विचार है कि विभिन्न जातियों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता लाने से जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।